Hello friends, I welcome you once again in आपका एग्जाम competition classes. Today we are going to discuss about physical and geographical feature of India. सबसे पहले आज के ये टॉपिक हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, इंडिया की लोकेशन और इसका एक्सपांसन, और भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य और भारत के जितने भी दूरस्थ बिंदु हैं उन्हें देखेंगे। और जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं उन्हें देखेंगे, और इंडिया किस किस के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो भी देखेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता होगा इंडिया का जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर। इसे कैसे याद रखेंगे? यह 3 से शुरू होता है, 3 पे खत्म होता है। तो 32,87,263 किलोमीटर या 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका इंडिया का टोटल एरिया है। इससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट भी देखेंगे, जैसे सबसे पहले फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, या भारतीय भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो जेम्स रेनेल को कहते हैं। तो जेम्स रेनेल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल का जनक कहते हैं। नीचे एरिया दिया गया है, अभी हमने देखा 32,87,263 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। फिर नीचे देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो संपूर्ण विश्व का मात्र 2.42% है। कितना है? तो ये कितना ऑक्यूपाई किए हैं इंडिया? जो कंप्लीट जो वर्ल्ड का एरिया है, इंडिया मात्र 2.42% ऑक्यूपाई किए हैं। और यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड प्लेस पे आता है, और टॉप पे कौन आता है? चाइना आता है। इसके बाद देखेंगे कि एरिया वाइज यदि देखा जाए तो इंडिया संपूर्ण विश्व में इंडिया का 7वां स्थान है। तो एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया 7th प्लेस पर है। इंडिया से बड़े 6 और भी देश हैं जिनका एरिया इंडिया से ज़्यादा है। तो कौन कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है भारत। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? रूस का है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसकी एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। मतलब भारत अब चाइना को धमकी दे रहा है कि अब तू भारत आके दिखा, मतलब रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से रूस, का से कनाडा, चाइना, आ से अमेरिका, ब्राज़ील, आ मतलब ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में भारत। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज करने पूछ लिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्या क्या देखा हमने? यहाँ पर एरिया देखा 32,87,263 किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है, जो कंप्लीट वर्ल्ड का 2.42% ऑक्यूपाई किए हैं। परंतु यदि पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है कंप्लीट वर्ल्ड की? तो वो 17.5 या 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। फिर उसके बाद देखा जाए कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो इंडिया सेकंड प्लेस पे है आफ्टर चाइना टॉप पे है। परंतु यदि एरिया वाइज बात की जाए तो इंडिया 7th प्लेस पे आता है। मतलब एरिया के अकॉर्डिंग 6 और ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है, और इंडिया 7वें स्थान पर आता है। तो वो कौन कौन से देश हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं या कितनी बॉर्डर कंट्री हैं। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। कौन कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, यहाँ ये देख सकते हैं छोटा सा भूटान है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ से पूरा ये म्यांमार वाला रीजन है, वाइट कलर से आप देख सकते हैं म्यांमार हो गया। तो कितनी कंट्री हो गई? तो बॉर्डर इंडिया में 7 बॉर्डर कंट्री हो गई। तो इसे कैसे याद रखेंगे? ये एरिया के अकॉर्डिंग भी इनको याद रखना पड़ेगा कि जैसे इंडिया है सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ये शेयर करता है, तो सबसे पहले आएगा बांग्लादेश। फिर उसके बाद ये चाइना की बॉर्डर कौन कौन टच कर रहा है? ये लद्दाख वाला रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और यहाँ से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट हैं जो चाइना की बॉर्डर टच करते हैं। और एरिया वाइज देखा जाए तो यह कितना सेकंड प्लेस पे आता है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर इंडिया बांग्लादेश के साथ करता है, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, और सबसे कम अफगानिस्तान है जो यहाँ अब आपको पता है ये डिवाइड हो चुका है जम्मू कश्मीर स्टेट, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये है पूरा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, और ये है पूरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब जो अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है यहाँ पीओके वाले क्षेत्र से मात्र 106 किलोमीटर टच होती है, और जो किस एरिया में आता है? जो लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। तो आप इसका सीक्वेंस याद रखेंगे। इसकी एक ट्रिक है, बचपन MBA। मतलब बा मतलब बांग्लादेश, चा मतलब चाइना, पा मतलब पाकिस्तान, ना मतलब नेपाल, एम मतलब म्यांमार, और एम मतलब बी मतलब भूटान, और देन अफगानिस्तान।
अब सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है इंडिया की, तो अभी आपको बताया कि इंडिया सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो कितना है 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ टच होती है, मात्र 106 किलोमीटर, लद्दाख के पीओके वाले क्षेत्र से। अब आपसे पूछा जाएगा, आपको सिंपली पता है कि इंडिया में कितनी नेबरिंग कंट्री हैं, तो इंडिया में जो 7 तो बॉर्डर कंट्री हैं, अभी हमने देखा सीमावर्ती क्षेत्र जिनका जो सीधी या स्थलीय भाग से टच होते हैं, और 2 ऐसे देश हैं जो जल से टच होते हैं, मतलब एक मालदीव, ये नीचे मालदीव है, और ये श्रीलंका। तो 2 टोटल कितने नेबरिंग कंट्री हो गए, तो भारत के 9 पड़ोसी देश हो गए, और बॉर्डर कंट्री कितनी हो गई, तो इंडिया के 7 सीमावर्ती देश हो गए। उसकी ट्रिक आपको बताया बचपन MBA याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ये एक बार SSC में क्वेश्चन पूछा गया है, और अक्सर ये वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ से टोटल आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा ये देखेंगे टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज कितनी है, तो ये देखेंगे टोटल 15,106 किलोमीटर है। कितनी है, 15,106 किलोमीटर। जब हम यहाँ से चलेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरी बॉर्डर होते होते यहाँ तक जब लास्ट में हम आएंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से, 15,106 किलोमीटर। फिर इसके बाद है कितनी, जो इंडिया है इसके टोटल जो 17 राज्य हैं और 92 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 92 डिस्ट्रिक्ट हो गए और टोटल 17 स्टेट हो गए। वो किससे टच करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार अभी पूछा गया था, लेटेस्ट ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इंडिया के कितने स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हैं, तो कितने हैं, 17 स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हैं। और यदि डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो 92 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हमने देख लिया इसकी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री या स्थलीय सीमा देख ली, कितनी है, 5,106 किलोमीटर। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है या जलीय सीमा कितनी है। तो यदि भारत की कुल तटीय सीमा की बात की जाए मुख्य भूमि की, तो वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। परंतु यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की द्वीपों सहित कुल तटरेखा कितनी है, मतलब टोटल कोस्टल लाइन, यदि मेन लैंड की कोस्टल लाइन की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है। परंतु यदि पूछा जाए कि आइलैंड, इसमें आइलैंड भी काउंट हो जाएंगे, जिसमें पूछा गया कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। तो इसमें आपका अंडमान निकोबार भी काउंट हो जाएगा, लक्षद्वीप भी काउंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये दमन द्वीप भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो टोटल कोस्टल लाइन ये मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर हो जाएगी, प्लस ए यदि इससे आइलैंड की भी इसमें काउंट हो जाएगी, तो टोटल द्वीपों सहित कितनी हो जाएगी भारत की तटरेखा की लंबाई, तो 7,516 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि आपसे भारत की मुख्य रेखा की तटरेखा की लंबाई पूछा गया है तो आप उसका आंसर लगाएंगे 6100 किलोमीटर। पर यदि आपसे द्वीपों सहित तटरेखा की पूछा गया है तो आप उसमें 7,516 लगाएंगे, क्योंकि उसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमनदीप वगैरह इसमें काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो आपको पता है यह 3,214 किलोमीटर है। जब हम जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक जाएंगे तो इसकी कितनी लंबाई हो जाएगी, टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी, 3,214 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। यदि हम इसकी विड्थ की बात करें या चौड़ाई की बात करें तो यहाँ हम पूरब से पश्चिम तक जाएंगे तो 2933 किलोमीटर हो जाएगी, या 2,933 किलोमीटर भारत की क्या हो जाएगी, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हो जाएगी। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर हो गई, और भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो गई पूरब से पश्चिम। इसलिए आपको, और वैसे भी आप याद रख लेंगे कि इंडिया की जो लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा है और विड्थ है ये थोड़ी सी कम है। तो 3000 यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की लोकेशन देखेंगे। इससे पहले हम ये ज्योग्राफी में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि किसी भी कंट्री की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए या डिसाइड करने के लिए कुछ इमेजनरी लाइंस हमारे ग्लोब के ऊपर खींची हैं। एक्चुअल में यहाँ कोई लाइन नहीं है, ये इमेजनरी लाइन है जो हम मैप में खींचते हैं। तो यहाँ जो आड़ी लाइन है उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, या फिर इसे लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। या इसे कैसे याद रखेंगे, लैटिट्यूड लाइन, लेटी हुई जो लाइन है उन्हें हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। और इसकी जो बीच वाली जो लाइन है, और बीच वाली जो लाइन है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से जैसे बढ़ेंगे 1 2 3 ऐसे करके ये पूरा 90 तक हम यहाँ चले जाएंगे। टोटल कहाँ तक, जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ तक हम चले जाएंगे। और नीचे इसी प्रकार ऊपर भी 90 लाइन है या 90 लाइन है, और नीचे भी सदर्न पोल तक भी इतनी लाइन है 90 लाइन, तो टोटल 180 लाइन है। और बीच की जो 0 डिग्री लाइन है जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसका जो उत्तरी भाग है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसका जो दक्षिणी भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो 0 डिग्री लाइन है या 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा है, या इसको 2 भागों में डिवाइड करती है पूरे ग्लोब को। इसी के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन फाइंड आउट की जाती है। जैसे कि इंडिया ए है, ये इंडिया है, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में हो गया, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में हो गया। जैसे जब हम इसका अक्षांश देखेंगे, इंडिया का जब विस्तार देखेंगे तो क्या देखते हैं कि इंडिया यहाँ से 0 डिग्री हो गया, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके जब 8वीं लाइन यहाँ से जाती है तो वो क्या हो गया, 8वां अक्षांश हो गया। तो इंडिया की जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इंडिया का विस्तार है।
इसके बाद हम देखेंगे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है या इमेजिनरी लाइन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जो खड़ी लाइन है या जो वर्टिकल लाइन है, इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन या देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ से जो बीच से जो रेखा गुजरी है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो लंदन के ऊपर से गुजरी है, जिसे हम ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रधान मध्य रेखा भी कहते हैं। जैसे यहाँ हमने इसको 0 डिग्री माना था और इसको ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इसी टाइप से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है या जो वर्टिकल लाइन, वो भी ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। ए इसका कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग हो गया। ए कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी भाग हो गया। मतलब इस लाइन के जो पूर्व में या जो ईस्ट में जो कंट्री होंगी वो किस में होंगी? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगी। और एक किस में होंगी? तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पश्चिमी गोलार्ध में होंगी। तो जो 0 डिग्री यहाँ से लाइन है, जिन्हें हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, जो लंदन के ऊपर से गुजरती है, इससे इस तरफ यदि हम बढ़ते जाएंगे तो ये इंडिया की लोकेशन है। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ आ जाएगी? पूर्वी देशांतर में आ जाएगी। और यदि हम अक्षांश की बात करें, अक्षांश में, तो उत्तरी अक्षांश में आएगी। यदि हम देशांतर की बात करें तो इसमें पूर्वी देशांतर में आ जाएगी इसकी लोकेशन। इसके बाद हम देखेंगे वही बात है इंडिया। आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब इंडिया की लोकेशन कहाँ है? अभी हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया की लोकेशन यदि हम अक्षांश में देखें तो कितनी है? अभी बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इंडिया की 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या हो जाती है? इंडिया की लोकेशन हो जाती है। अब यहाँ क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ए है कौन सा? नॉर्दर्न पोल, ए है सदर्न पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है। ये देख सकते हैं आप। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ हो गई? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हो जाएगी इंडिया की लोकेशन। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक स्थिति या जियोग्राफिकल लोकेशन के संबंध में नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको यहाँ से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। जो इंडिया है या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में स्थित है, तो बिल्कुल स्थित है। अभी हमने देखा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है और इंडिया कहाँ? इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पूरा उत्तरी भाग हो गया नीचे का, ये दक्षिणी भाग हो गया। तो इंडिया कहाँ स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक जा रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, नीचे तमिलनाडु से लेकर ऊपर लद्दाख वाले रीजन तक। थर्ड स्टेटमेंट है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यहाँ देखिए आप पूर्वी लगा है क्योंकि ये देखने देशांतर है, ये इसका पूर्वी वाला भाग है। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है? तो पूर्वी पार्ट में है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ देखेंगे यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 25 मिनट, ये डैश दिख रहा है, ये मिनट है। तो 37 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इंडिया की लोकेशन है। ये देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न है, ध्यान रखिए ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक इसका कंप्लीट एक्सपांसन है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसके जो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसे याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, यदि इसका हम देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री पे खत्म होता है। तो 6 में +1 करेंगे 7 और 8 में +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 68 डिग्री, ये देख सकते हैं 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 97 डिग्री पर यह खत्म हो जाता है। और इसके बाद यदि हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म होता है। तो एक एवरेज देखें, 3 में प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 7 में प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अभी हमने बताया था 23 डिग्री जो कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है और कितने स्टेट को क्रॉस करती है? 8 स्टेट को यह इंटरसेक्ट करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, देन मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, जो इंडिया के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अभी देखा 8 राज्यों से गुजरती है। यदि आपको यह याद नहीं होते हैं तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। नीचे ट्रिक दी गई है, गरम छत झारो पत्र मिलेगा। तो गरम गा से गुजरात, राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झा से झारो मतलब झारखंड, और पा से पश्चिम बंगाल, और त्रा से त्रिपुरा, और मिलेगा से मिजोरम। आप माइंड में रखेंगे क्योंकि यहाँ से मेघालय भी ऑप्शन में रहता है, मणिपुर भी ऑप्शन में रहता है। तो यहाँ पे क्या है? मिजोरम। तो मिलेगा मतलब मिजोरम, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया का जो टाइम है किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है
इसे तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो आप आंसर लगाएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इंडिया का मानक समय रेखा है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है कितनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको पता होगा कि इंडिया का यदि हम ईस्टर्न पार्ट देखें और वेस्टर्न पार्ट देखें तो उसमें 2 आवर का डिफरेंस आ जाता है। मतलब जैसे यदि आप गुजरात में रहते हैं और यदि आपका कोई फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में रहता है, आप उसे सुबह सुबह कॉल करेंगे तो उसके यहाँ 2 घंटे पहले सुबह हो चुकी होगी, मतलब सूर्योदय 2 घंटे पहले हो चुका होगा, और आपको यहाँ सूर्योदय देखने के लिए 2 घंटे का और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, 2 घंटा। यदि ऐसा रहा तो इंडिया का सारा समय अलग अलग हो जाएगा, तो एक तो कोई टाइमलाइन डिसाइड करना ही होगा। तो इंडिया ने 82.5 डिग्री जो बीच से गई है, इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना है, जो इलाहाबाद के नैनी के ऊपर से यह लाइन गुजरती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, भारत की मानक समय रेखा है, वह कितने राज्यों को टच करती है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो ए लाइन 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती। अब इसे कैसे याद रखेंगे, वैसे तो इसे डायरेक्टली मैप से याद रख सकते हैं, पर कुछ लोगों के लिए यदि याद नहीं होता है तो इसे कैसे याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो सिंपली याद हो जाएगा, यहाँ से ही गुजर रही है। और आंधी में छत उड़ गया, कैसे याद रखेंगे, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, उड़ गया, आंधी में छत उड़ गया। तो और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तो है ही, तो टोटल 5 स्टेट हैं, इनसे होकर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है यह क्रॉस होता है 82.5 डिग्री। अब देखते हैं 82.5 डिग्री क्या है, इसे क्यों 82.5 डिग्री कहा गया है। तो देखेंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो ग्रीन मीन टाइमलाइन से 5.5 घंटे आगे है। अभी आपको बताया था जो बीच से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी थी, जिसे हमने क्या कहा था, प्रधान माध्य रेखा या ग्रीनविच लाइन कहा था, या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा था। जैसे कि हम यहाँ अक्षांश में 0 डिग्री लाइन को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी प्रकार क्या है जो देशांतर लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन कहेंगे। तो जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहाँ से यदि हम ईस्टर्न पार्ट में चलेंगे तो हमने देखा था टोटल यहाँ से घूमते हैं तो पूरा 360 डिग्री ये पूरा हो जाता है। 360 देशांतर लाइनें हमें क्रॉस करनी होती है यदि हम 0 डिग्री से बढ़े। तो यदि हम ईस्टर्न साइड में यहाँ से देखेंगे तो कौन सी लाइन यहाँ से गुजरती है, इंडिया से ये वाली 82.5 मतलब 82 डिग्री जो देशांतर लाइन है, ऐसे करके देखेंगे वहाँ से 1 2 3 4 ऐसे, तो 82.5 डिग्री जो टाइम लाइन है वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। उसे हमने एक एवरेज मान लिया है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ से क्या है, यह जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो ग्रीन मीन टाइम जो 0 डिग्री लाइन थी उससे 5.5 घंटे आगे है। कैसे 5.5 घंटे आगे है, मतलब जैसे देखा जाए कि इंडिया में 5.5 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा और लंदन में 5.5 घंटे बाद। आपको पता होगा यदि आपके कोई रिलेटिव यदि यहाँ लंदन में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि यदि जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो आपके इधर जब सूर्योदय होगा उनके इधर जो सनराइज होगा वो 5.5 घंटे बाद होगा। मतलब जो ग्रीन मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 5.5 घंटे आगे है। अब इसे कैसे काउंट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसे भी समझ लेंगे, ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो इसे कैसे, टोटल एक डिग्री देशांतर आगे बढ़ने पर टोटल 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। तो जब 82.5 डिग्री लाइन हम आ जाएंगे, इतना क्रॉस कर लेंगे तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, तो 4 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। एक देशांतर हमें क्रॉस करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगेगा, तो टोटल कितने मिनट होगा, 330 मिनट होगा। और 330 मिनट को यदि हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 मिनट होता है 1 आवर में, तो इसे करेंगे तो टोटल 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। तो इसे आप देख लेंगे। और टोटल 5 राज्यों से गुजरता, अभी हमने देखा कैसे याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और आंधी में छत उड़ गया आंध्र प्रदेश, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, उड़ गया मतलब उड़ीसा। उसके बाद हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती। अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और छत उड़ गया मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है परंतु महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर होगा किससे नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। उसके बाद है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन ये हो गया। फिर उसके बाद है भारत का दक्षिणी स्थल इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जो कि लद्दाख रीजन में अवस्थित है, इंदिरा कॉल है। कौन सा है, इंदिरा कॉल है। और यदि हम इसका पश्चिमी बिंदु देखें तो कौन सा है, जो गुजरात के कच्छ वाले रीजन में सर क्रीक, जो कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। परंतु यदि हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है किवीथू। तो कभी कभी किवीथू ऑप्शन में आता है या बलांगू ऑप्शन में आता है, क्योंकि दोनों प्लेस ही पास पास हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर लगाएंगे, जो भी आपको ऑप्शन में होगा आप उसे टिक कर देंगे। तो किवीथू या बलांगू, ये कौन सा हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, और पश्चिमी बिंदु हो गया सर क्रीक। अब दक्षिणी बिंदु में 2 क्वेश्चन आते हैं। यदि मुख्य भूमि का पूछा जाए तो आप इसका आंसर लगाएंगे कैप कैमोरिन। ये कहाँ है,
यहाँ पे तमिलनाडु के यहाँ रामेश्वरम वाले क्षेत्र में है। फिर उसके बाद यदि आ जाएगा कि भारत का दक्षिणी स्थल पॉइंट कौन सा है, यहाँ से आप मुख्य भूमि शब्द नहीं लगा है तो टोटल, क्योंकि अंडमान निकोबार भी इंडिया का पार्ट है, तो जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा हो जाता है इसका, कौन सा हो जाता है इसका, इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है और स्पेशली ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। उसके बाद हम देखेंगे भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो आपको पता होगा इंडिया है जो रामेश्वरम द्वीप समूह से कौन सा पंबन चैनल अलग करता है। आपने इसकी इमेज जरूर देखी होगी, यहाँ से एक ट्रेन भी गुजरती है, आप जरूर इसे गूगल पे एक बार सर्च करना। ये है रामेश्वरम द्वीप, जिसे हम पंबन द्वीप भी कहते हैं, और ये है अपना इंडिया का जो पेनिसुलर वाला पार्ट है। तो यहाँ से इसे कनेक्ट करने के लिए एक बीच में पंबन चैनल यहाँ से ऐसे कनेक्ट करता है किसको, रामेश्वरम द्वीप को। नेक्स्ट है आदम का पुल या एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ये सैटेलाइट इमेज तो हमने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। कहा जाता है कि जब राम भगवान सीता जी को लेने गए थे तो उनकी जो वानर सेना थी उनने पत्थरों से यहाँ पे पुल बनाया था श्रीलंका तक, जिसकी अभी जो सैटेलाइट इमेज है ये पत्थर अभी भी समुद्र में तैरते हैं। तो एक इसके मध्य है तो एडम्स ब्रिज, इसी को आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं, और या राम सेतु भी कहते हैं। किसके मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, यहाँ से देख सकते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। हमें पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो इसकी बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, इसकी जो लाइन है, निर्धारक रेखा है, वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद जो चीन और भारत के बीच जो विभाजक रेखा है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा मैकमोहन रेखा द्वारा बनाई जाती है। तो मैकमोहन रेखा द्वारा अरुणाचल की सीमा बनाई जाती है, या अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट ऊपर ही चाइना है, तो ये इसके कहाँ हो गया, नॉर्थ में हो गया, तो इसका आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से साथ में एक चीज़ और याद रखेंगे, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्टेट है इंडिया चाइना बॉर्डर को टच करता है, कौन सा नहीं करता, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, पर आपको यहाँ स्पेशली ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो अब डिवाइड हो चुका है और इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो लद्दाख है यूटी, और दूसरा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जब से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, तो इसकी कौन कौन सी चाइना बॉर्डर टच कर रहा है। एक तो लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, तो एक लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर एक कौन सा हो गया, ये उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो चाइना बॉर्डर को टच कर रहे हैं। तो इसके याद रखने की एक ट्रिक है, वैसे तो आप इसे मैप से याद रख लेंगे, पर जिसे याद नहीं होता है तो उसका है, राम भगवान सिया से बोल रहे हैं, तो सिया हिलाऊं चाइना को, मतलब सिया हिलाऊं चाइना को। तो सी से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ही से हिमाचल, ला से लद्दाख, और ऊ से उत्तराखंड, और चा से चाइना, मतलब चाइना बॉर्डर को टच कर रहा है। तो सिया हिलाऊं चाइना को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भूटान के साथ कौन कौन टच कर रहा है। तो जो भूटान है, तो भूटान के 4 स्टेट बॉर्डर भूटान के साथ टच करती हैं। एक तो सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, इसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, जो चिकन नेक वाला पार्ट है, वो भूटान को टच कर रहा है। ये असम तो डायरेक्टली टच कर ही रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। यदि आप यहाँ से आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ देखिए, ये असम है, ग्रीन से दिख रहा है, ये भूटान है, देखिए ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश इसको टच कर रहा है, ये ग्रीन से असम भी से टच कर रहा है, और जो येलो से आप देख सकते हैं, ये लाइट येलो है, लेमन येलो कलर है, जो वेस्ट बंगाल, इसका चिकन नेक वाला पार्ट है, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, ये भूटान को टच कर रहा है, और सिक्किम तो कर ही रहा है। तो टोटल जो 4 स्टेट हैं वो भूटान को टच करते हैं। तो उसे एक ट्रिक है, साब, मतलब भूटान बोल रहा है मोदी जी से साब, मतलब SAAB। तो एस से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, और बी से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल या बंगाल। तो इसके बाद देखेंगे नीचे म्यांमार। तो म्यांमार से भी 4 राज्य हैं वो टच करते हैं अपनी बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसे सीक्वेंस आप याद रखेंगे, यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये नॉर्थ एंड ईस्ट वाला जो मैप है, आप बिल्कुल इसे माइंड में पूरा तैयार करके रखेंगे। तो ये जो 4 स्टेट हैं ये डायरेक्टली म्यांमार से टच होते हैं, तो इसका सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसे कैसे याद रखेंगे, आना मम्मी, माँ से भी म्यांमार है, माँ मतलब मम्मी, तो आना मम्मी मतलब आ मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड, माँ मतलब मणिपुर और मिजोरम। ये आप ट्रिक देख सकते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा टच होती, तो पता है अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसके साथ टच होती है, म्यांमार के साथ टच होती है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ अदर फैक्ट हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। आप एक चीज़ याद रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है। एक टोटल कितने राज्य हैं, तो देखेंगे लद्दाख। अब ये लद्दाख वाला क्षेत्र यहाँ से डिवाइड हो गया है, ये पुराना मैप है। ये हो गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज, ये हो गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो जो लद्दाख से कौन टच हो रहा है, अफगानिस्तान की बॉर्डर है, जो गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, वो तो यहाँ से पीओके वाला क्षेत्र है, 106 किलोमीटर टच होता है अफगानिस्तान से। तो एक हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया ये यहाँ से पाकिस्तान के साथ भी टच होगा, फिर इसके बाद ये चाइना के साथ टच हो रहा है। तो टोटल लद्दाख 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से टच होता है, 3 कंट्री से। फिर इसके बाद सिक्किम, ये सिक्किम देखेंगे तो सिक्किम से इस तरफ तो भूटान है, पश्चिम साइड नेपाल से है, और जस्ट ऊपर इससे चाइना जुड़ा हुआ है। तो 3 से सिक्किम पता है, सिक्किम हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी 3 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। कैसे? अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान तो दिख ही रहा है क्लियरली, ये भूटान जुड़ा है, ऊपर ये पूरा चाइना वाला एरिया है, और यहाँ से अभी हमने पढ़ा था ये म्यांमार जुड़ा है। तो ये भी इससे 3 देशों के साथ टच हो रहा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो यहाँ से लोग अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं। पश्चिम बंगाल तो जो वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश से तो जुड़ा ही है, यहाँ से हमें सब पता है, और ये भूटान से भी यहाँ टच हो रहा है। कहाँ से? भूटान से टच हो रहा है, और इस तरफ यह नेपाल से टच हो रहा है। अभी हमने बताया था जो लेमन येलो कलर है जो दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा देखिए, नेपाल बॉर्डर टच हो रही है, भूटान बॉर्डर टच हो रही है, और ये बांग्लादेश से तो ये टच होता ही है। तो ये हो गया बांग्लादेश। तो टोटल आप याद रखेंगे। उसके बाद एक फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर की सीमा अब सिर्फ पाकिस्तान से लगती है। तो हाँ, अभी क्योंकि पहले जब स्टेट था जम्मू कश्मीर, तो उसकी सीमा 3 इंटरनेशनल कंट्री के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होती थी, पर जब से डिवाइड हो गया है तो मैक्सिमम पार्ट तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। अब जम्मू कश्मीर की बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही बस टच होती है। किससे होती है? सिर्फ पाकिस्तान से टच होती है, ये भी हम याद रखेंगे। और लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है। तो अभी हम देख चुके कि लद्दाख की सीमा देखो, ऊपर अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, फिर ये चाइना से तो लगती ही है, और इस तरह पे जहाँ से अटैक हमें हमेशा होते रहते, पाकिस्तान से भी इसकी थोड़ी सी बॉर्डर टच होती है। आप देख सकते हैं क्लियरली ये पाकिस्तान है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो अभी बताया था बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। इसकी ट्रिक भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है बचपन MBA, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी ट्रिक मतलब इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन से, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, देन अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर लगती है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है। अभी बताया किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान का जो पीओके वाला क्षेत्र उससे लगती है, पर ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है, तो इसलिए सेकंड मोस्ट कौन हो जाएगा? ये भूटान हो जाएगा। भूटान से सबसे कम लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। एक चीज और आप याद रखेंगे, जो एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में, कि इंडिया के जो कितने तटवर्ती राज्य हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं, मतलब जिनकी जलीय सीमा है। टोटल 9 राज्य है। कैसे? सबसे पहले गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, एक गोवा है, छोटा सा दिख रहा होगा आपको गोवा, फिर कर्नाटक, और सबसे नीचे केरल, फिर ये तमिलनाडु, ये आंध्रा है, ये इतना देख सकते हैं ग्रीन से आंध्रा है, और ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा है, और ये वेस्ट बंगाल है। तो टोटल कितना हो गया? तो जो समुद्री सीमा लगती है, जिनकी जलीय सीमा है, वो टोटल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश कैसे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और यहाँ पे पुडुचेरी हो गया, और ये दमन द्वीप। जो अब आपको पता होगा एक चीज़ और, दमन द्वीप है, और जो दादर एवं नागर हवेली, इनको जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इस प्रकार इंडिया में अब 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट डेटा है, आप इसे जरूर माइंड में रखेंगे। तो सबसे कम जो है समुद्री तटीय सीमा या कोस्टल लाइन है, वो किसकी है? गोवा की है। और यदि सबसे मैक्सिमम कोस्टल लाइन की बात की जाए या सबसे अधिक समुद्री सीमा की बात की जाए, तो इसका आंसर है गुजरात। ये 2018 की MPPSC में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी बताया 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अभी इनका जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं। वैसे सबको पता होंगे, यदि आपको नहीं पता है तो अभी लेटेस्ट डाटा है, आप इसे नीचे देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली NCR, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और जो दादर एवं नागर हवेली है और दमन द्वीप को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार अभी वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो इसका आंसर हो गया नागालैंड। तो अभी आपको बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो अपना मैप है, तो उसका मैप हम बिल्कुल माइंड में फिक्स करके रखेंगे। तो इसे कैसे याद रखेंगे? अभी आपको बताया था
आना मम्मी, मतलब इसको बस याद रख लेंगे तो ये तो हो जाएगा। ट्रायंगल में असम है, इसके दोनों पार्ट में ट्रायंगल के एक छोर पे मेघालय है और यहाँ पर त्रिपुरा है। और जो 4 कंट्री हैं जिसको बताया था आना मम्मी मतलब अरुणाचल, ना मतलब नागालैंड, मा मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम। तो आप इसको इस ट्रिक को याद रखेंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ से पूछा गया जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, तो मिजोरम ये है। अब नागालैंड यहाँ है तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि इसकी सीमा इसके साथ इसकी बॉर्डर बिल्कुल टच नहीं होती है। तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन निकलते रहते हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई, वही बात हो गई। यदि आपको मैप याद रहेगा तो आप क्लियरली बता सकते हैं। तो मणिपुर की नहीं लग सकती, ये मणिपुर है, और ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल भी इसके साथ टच नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। तो हमें पता है 7 सिस्टर का पार्ट अभी एक तो असम हो गया, आप ट्रायंगल में देखा था, इसके एक पार्ट पे मेघालय और त्रिपुरा हो गया, और 4 कौन सा हो गया, आना मम्मी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। ये टोटल 7 कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली हैं, इन्हें हम 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जानते हैं। इसमें कौन शामिल नहीं है, तो सिक्किम, और ओबियस सी बात है इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ऐसा भारतीय राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो बिल्कुल ये कौन सा है, त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा आप दिख रहे हैं, ये नीचे जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है पूरा किससे, बांग्लादेश ने इसको तीनों तरफ से घेर के रखा है, किसको, त्रिपुरा को। ये क्वेश्चन भी जाने कितने बार एग्जाम पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की कुछ हम कोस्टल लाइन देखेंगे, जो समुद्र सीमा उस पर अधिकार की बात की गई है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने सभी देशों की अपनी अपनी समुद्र सीमा का अधिकार बताया है या डिसाइड किया है। क्योंकि यदि ये समुद्री सीमा डिसाइड नहीं होती तो कोई यहाँ चाइना आके यहाँ अपना कुछ भी कारोबार स्टार्ट कर देती, या फिर अमेरिका आके कुछ भी अपना यहाँ पे शिप वगैरह अपनी लैंड कर देता, कुछ भी हो सकता था। या फिर हो सकता है चाइना आके यहाँ से अपना पेट्रोलियम निकालने लगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाता। तो इसे इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने समुद्री सीमा का डिसाइड किया है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, इंडिया का जो कट ऑफ तट है इसे मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा मानी गई है, जिसे हम आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। अब इस बेस लाइन से यहाँ से देखेंगे जो टोटल 12 नॉटिकल माइल है, तो 12 नॉटिकल मील या समुद्र की जो डिस्टेंस है यहाँ पर नॉटिकल माइल में नापते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल जो यहाँ से बेस लाइन से जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल बॉर्डर कहेंगे, या टेरिटोरियल ओशन बॉर्डर कहेंगे। तो ये कितनी हो गई, 12 नॉटिकल माइल। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है भारत की कितनी दूर होती है, तो यह भारत की आधार रेखा से कितनी दूर होती है, तो 12 नॉटिकल माइल होती है। और यहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, चाहे वह कुछ भी कर सकती है यहाँ पर। फिर उसके बाद होता है इस बेस लाइन से लगाकर जब 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र हो जाएगा, या इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टेजियस जो रीजन कहेंगे, वो कितना हो जाएगा, बेस, ये सारे जो रीजन है बेस लाइन से काउंट किए जा रहे हैं। तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल हो गई, कौन सी, संलग्न क्षेत्र या कॉन्टेजियस रीजन हो गया। तो वहाँ कौन कौन सा अधिकार है भारत को, एक तो कस्टम ड्यूटी वसूलने का अधिकार है और सफाई का अधिकार, इसके साथ कुछ और भी अधिकार हैं। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, जैसे कि यहाँ अमेरिका कभी से यहाँ से गुजरा तो हमारा ये पूरा अधिकार है कि हम उससे सीमा शुल्क वसूल सकते हैं, तो क्योंकि हमारा क्षेत्र है यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है बेस लाइन से जब 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये अभी लगभग शायद ये SSC के एग्जाम में पूछा गया था कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। या 200 नॉटिकल माइल इसकी डिस्टेंस है कहाँ से, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जब हम जाएंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ क्या क्या अधिकार है, हम यहाँ से कोई मिनरल अपने निकाल सकते हैं, कोई पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, मतलब संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, साथ ही यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये ना केवल इंडिया के साथ बल्कि लगभग वर्ल्ड की सभी कंट्री के साथ यहाँ पर यह लागू होता है, जो यह पैमाना है या जो स्टैंडर्ड है वो सब में लागू होता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की प्रादेशिक सीमा है या टेरिटोरियल बॉर्डर लाइन है तो कितने नॉटिकल माइल है। तो या बेस लाइन से अभी हमने देखा था कितने नॉटिकल माइल है, ये 24 नॉटिकल माइल है। तो इसका आंसर हो गया, एक गलत लगा है, इसका आंसर हो गया, सॉरी एक मिनट इसे क्रॉस चेक कर लेंगे हम, कितना है, सॉरी 12 नॉटिकल माइल आंसर सही है। तो बेस जो इसकी आधार रेखा है तो इससे 12 नॉटिकल माइल दूरी तक एक कौन सा है, प्रादेशिक जल सीमा है या टेरिटोरियल बॉर्डर लाइन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का जो संलग्न क्षेत्र है या कॉन्टेजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूर है। तो ये कितने समुद्री मील दूर है, तो इसका आंसर हो गया 24 मील दूर है। 24 यहाँ से बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल यदि हम जाएंगे तो वो कौन सा हो गया, भारत का संलग्न क्षेत्र या कॉन्टेजियस जोन। यहाँ से हम क्या है, कस्टम ड्यूटी वगैरह या सीमा शुल्क हम वसूल सकते हैं। उसके बाद है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 200 नॉटिकल माइल हो जाएगा। ये सबसे देख सकते हैं यहाँ से। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या 200 नॉटिकल माइल है, यहाँ हमको संसाधनों का दोहन जैसे पेट्रोलियम है, बहुमूल्य धातुएं हैं, उन्हें दोहन करने का अधिकार है और यहाँ पर हम वैज्ञानिक रिसर्च भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मुझे इतने पेशेंस से सुना। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन मे हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जाम। I wish you all the best. If you like this video, please hit the subscribe button.